उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से 18 जिलों के 1370 गांवों में हाहाकार मचा है। गंगा, राप्ती, घाघरा, शारदा और रोहिणी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से प्रभावित जिलों में तत्काल राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच औरैया जिले से आई ये तस्वीरें सैलाब के सितम की तस्दीक करती नजर आई। पानी की तेज धार में एक शख्स बहने लगा। ऐसा लगा कि उसकी जान नहीं बच पाएगी, लेकिन इस शख्स ने सड़क किनारे बनी लोहे की रेलिंग का सहारा लिया और बाहर आ गया। सिद्धार्थनगर में भी बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। यहाँ के 129 गांव टापू में तब्दील हो गए। जिला अधिकारी और पुलिस खुद राहत और बचाव कार्य का मुआयना करते नजर आए। ये अभी पानी का राइजिंग ट्रेंड नहीं है, हो सकता है जिस तरह से कवर है तो एक दिन तो और हो सकता है राइजिंग हो। जबकि जालौन में भी लगातार हुई बारिश के बाद सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए। कई इलाकों में पानी ने डेरा जमा लिया। घर और गाड़ियां डूबी नजर आई। 32 साल बाद इस बार बाढ़ ने उत्तर प्रदेश में भारी तबाही मचाई और पिछले 24 घंटों के दौरान ही बारिश और बाढ़ की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बलरामपुर जिले का हवाई सर्वेक्षण किया और प्रभावितों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। लेकिन बाढ़ प्रभावित बाराबंकी जिले से आई ये तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां करती नजर आई। घाघरा नदी के उफान में फंसा ये परिवार नाव पर ही खाना बनाता दिखा। छोटे छोटे बच्चे नाव पर बैठे हुए हैं, जबकि महिलाएं चूल्हा फूंकती दिखी। श्रावस्ती जिले में भी सैलाब से बेहाल लोग सड़क किनारे तंबुओं में दिखे, जबकि कुछ लोग बाढ़ के पानी में डूबकर सुरक्षित इलाकों की ओर जाते नजर आए। ये 5 तस्वीरें यूपी में आसमानी कहर की तस्दीक करती हैं। हालांकि एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन मूसलाधार बारिश से आई परेशानियों के सैलाब को कम करने की कोशिशें कुछ हद तक नाकाफी नजर आ रही हैं। वहीं 18 अक्टूबर को बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को नए पदाधिकारी मिलने वाले हैं। पूर्व क्रिकेटर रॉजर बिनी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन सकते हैं, जो मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली की जगह लेंगे। लेकिन बिनी के अध्यक्ष बनने से पहले गांगुली की विदाई पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। सौरव गांगुली की संभावित छुट्टी को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। टीएमसी का आरोप है कि सौरव गांगुली बीजेपी में शामिल नहीं हुए, इसलिए उनको सजा दी जा रही है। वहीं बीजेपी ने आरोप को खारिज करते हुए कहा कि हर मुद्दे पर सियासत करना टीएमसी की आदत बन गई है। उन्होंने ऑफर दिया होगा टीएमसी ज्वाइन करने के लिए, चोरों के साथ कौन जाएगा? नहीं गए। बताया जा रहा है कि सौरव गांगुली दोबारा बीसीसीआई अध्यक्ष बनना चाहते थे और जिसके लिए वो बोर्ड के सदस्यों का समर्थन हासिल करने में जुटे भी थे। साथ ही गांगुली बीसीसीआई अध्यक्ष पद ही नहीं, बल्कि उसकी स्थिति में ना मिलने की स्थिति में आईसीसी के चेयरमैन पद के लिए दावा ठोक रहे थे। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि बोर्ड की बैठक में सौरव गांगुली की दोनों मांगों को खारिज कर दिया गया और उन्हें आईपीएल का चेयरमैन बनने का प्रस्ताव दिया गया। बताया जा रहा है कि सौरव गांगुली ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अभी तक जो नॉमिनेशन हुए हैं वो प्रेसिडेंट के लिए मिस्टर रोजर बन्नी का, वाइस प्रेसिडेंट के लिए मेरा, सेक्रेटरी के लिए जय साय का, तो अभी तक की नॉमिनेशन आए। अब सबकी नजर 18 अक्टूबर को होने वाले बीसीसीआई चुनाव पर है। हालांकि अभी तक किसी भी पद पर मतदान की स्थिति बनती नहीं दिख रही है, क्योंकि सभी अहम पदों के लिए सिर्फ एक उम्मीदवार ने ही नामांकन भरा है। ऐसे में उनकी निर्विरोध जीत तय मानी जा रही है। यानी अगर सब कुछ ठीक रहा तो 18 अक्टूबर को बीसीसीआई को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, जो कि 1983 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल ऑलराउंडर रॉजर बिनी होंगे, क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ उन्होंने ही नामांकन दाखिल किया है। बीसीसीआई उपाध्यक्ष पद पर राजीव शुक्ला के नाम पर सहमति बन चुकी है, यानी राजीव शुक्ला लगातार दूसरी बार उपाध्यक्ष बनेंगे। वहीं सचिव के पद पर गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह के नाम पर भी मुहर लग चुकी है। संयुक्त सचिव पद पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के करीबी देवजीत सैकिया का चुना जाना तय है। सैकिया मौजूदा संयुक्त सचिव जयेश जॉर्ज की जगह लेने वाले हैं। इसी तरह कोषाध्यक्ष के लिए महाराष्ट्र बीजेपी के नेता आशीष शेलार का नाम तय है। शेलार केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के भाई अरुण सिंह धूमल की जगह लेंगे। बताया यह भी जा रहा है कि अरुण सिंह धूमल को आईपीएल का नया चेयरमैन बनाया जा सकता है। कर्नाटक के हावेरी में आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर हमले का एक वीडियो सामने आया है। बताया गया है कि ये हमला मंगलवार रात रतिहल्ली इलाके में हुआ, जब कुछ आरएसएस कार्यकर्ता पथ संचलन का रूट तय करने के लिए कार से जा रहे थे। इसी दौरान सड़क पर खड़े मुस्लिम युवकों के साथ किसी बात को लेकर इनकी बहस हो गई। इसके बाद वहां और मुस्लिम लड़के भी आ गए और आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया।
दौरान एक युवक ने आरएसएस कार्यकर्ता पर पत्थर मारा जो उसके सर पर लगा। पत्थर लगने से संघ कार्यकर्ता का सर फट गया। बाकी कार्यकर्ता जब भागने लगे तो उन्हें हमलावरों ने दौड़कर पकड़ लिया। इसी बीच पुलिस की टीम वहां पहुंच गई और हालात को काबू में कर लिया। पुलिस ने सभी आरएसएस कार्यकर्ताओं को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। आरएसएस कार्यकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने स्थानीय अंजुमन कमेटी के प्रमुख समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। एहतियातन शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यहाँ दिल्ली में अक्टूबर के महीने में हुई बारिश ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में 8 से 11 अक्टूबर के बीच हुई बारिश ने 66 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि 1956 के बाद इस बार अक्टूबर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इन 5 दिनों में दिल्ली में 128.2 mm बारिश दर्ज की गई, जबकि अक्टूबर 1956 में 236.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। पिछले साल अक्टूबर के महीने में कुल 122.5 mm बारिश दर्ज की गई थी, जबकि इस साल सिर्फ 11 दिनों में ही 128 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। अक्टूबर के महीने में दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश 1954 में हुई थी, तब 238.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। वहीं लंदन की वॉल्टन स्ट्रीट में ऐतिहासिक हल फेयर की शुरुआत हो गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग झूलों और खाने पीने की चीजों का लुत्फ उठाते नजर आए। ये मेला 700 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से इसका आयोजन नहीं हो रहा था। और इस बार जब ये हल फेयर फिर से शुरू हुआ तो वहां लगे झूलों पर झूलने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मेले में पहुंचे लोगों ने वहां मौजूद अलग अलग झूलों का जमकर आनंद लिया। बताया गया कि इस बार इस मेले में 200 से ज्यादा छोटे बड़े झूले लगाए गए हैं और ये सभी एक दूसरे से अलग हैं। झूलों के अलावा खाने पीने के स्टॉल्स पर भी लोगों की भारी भीड़ नजर आई। इस ऐतिहासिक फेयर की शुरुआत से पहले पारंपरिक अंदाज में परेड भी निकाली गई। परेड के बाद वहां की लॉर्ड मेयर ने घंटी बजाकर हल फेयर की शुरुआत की। ये मेला 15 अक्टूबर तक चलेगा। 13वीं सदी में हल फेयर की शुरुआत इंग्लैंड के तत्कालीन सम्राट किंग एडवर्ड फर्स्ट ने की थी। इसे यूरोप का सबसे पुराना और बड़ा ट्रैवलिंग फेयर माना जाता है। और यूपी के सोनभद्र में टैंकर और ट्रक की टक्कर हो गई। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भीषण हादसा हुआ। डीजल टैंकर की सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक से टकराने के बाद दोनों में आग लग गई। इस हादसे में डीजल टैंकर के ड्राइवर की झुलसने से मौत हो गई। यूपी के बाराबंकी में घाघरा नदी पर बने बांध में रिसाव होने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। रिसाव होने की जानकारी तहसील प्रशासन को दी गई, लेकिन जब कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा तो ग्रामीणों ने ही बांध की मरम्मत शुरू कर दी। यूपी के सीतापुर में सड़क पर गड्ढे होने से ई-रिक्शा पलट गया। हैरानी की बात ये रही कि ये सब डीएम और एसपी के काफिले के सामने हुआ, लेकिन जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी मदद के लिए नहीं उतरा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। भारी बारिश से हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है, जिसके बाद अब किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज करते हुए एक बार फिर से अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को जंग के मैदान में उतार दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने हेलीकॉप्टर्स का वीडियो जारी करते हुए यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच दुनिया भर के तमाम देशों को विश्व युद्ध का डर सता रहा है। हालांकि अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि वो रूस के खिलाफ सीधे युद्ध नहीं लड़ेगा, लेकिन रूस का साथ देने के लिए बेलारूस जंग के मैदान में कूद चुका है। जबकि रूस की सेना लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रही है। रूस की सेना ने 2 वीडियो जारी किए। पहले वीडियो में रूस की वायुसेना यूक्रेन पर बारूद बरसाती नजर आई। आसमान से यूक्रेन पर हमले की इन तस्वीरों में जमीन पर धुआं ही धुआं दिखा। तो वहीं दूसरे वीडियो में रूस के Su-25 लड़ाकू विमानों ने अपनी ताकत दिखाई। रूसी लड़ाकू विमान रॉकेट हमले करते नजर आए। खबरों के मुताबिक रूस की सेना ने यूक्रेन के निकोपोल और ज़ेपोरिज़िया पर नए सिरे से हमले भी किए। निकोपोल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए, जबकि ज़ेपोरिज़िया पर भी रॉकेट अटैक हुआ। इस रॉकेट अटैक में एक गांव के कई घर तबाह हो गए। मलबे में दबे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इस बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने देश के पश्चिमी सैन्य जिले में नए सैनिक भर्ती किए। सैनिकों के शिविर का निरीक्षण किया। खबर ये भी है कि शोइगु ने नए सैनिकों की ट्रेनिंग में अनुभवी सैन्य अधिकारियों को शामिल करने का निर्देश दिया है। जबकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो उनका देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। Предусматривая в нашей ядерной доктрине исключительно ответные меры, которые призваны не допустить
уничтожения Российской Федерации в результате прямых ядерных ударов или ударов другими видами оружия, которые ставят под угрозу само существование российского государства. वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के ताजा मिसाइल हमलों को नाकाम करने का दावा किया। Українки. Ворог здійснив другу хвилю терористичної атаки проти нашої держави. За сьогоднішній ранок 28 ракет, із них 20 збито. Більше 15 безпілотників, майже всі ударні іранські. Більшість збито. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. बेलारूस के यूक्रेन सीमा पर सैनिकों की तैनाती के बीच G7 देशों ने भी रूस को आड़े हाथों लिया। G7 देशों की इमरजेंसी मीटिंग में यूक्रेन पर केमिकल, बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर अटैक होने पर रूस को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी गई। Докладну заяву Групи Семи, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії. G7 देशों की बैठक में ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से एक बार फिर रूस के खिलाफ हथियार दिए जाने की मांग की। तो खबर है कि अमेरिका यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है, जबकि जर्मनी का एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन पहुंच चुका है। जहां एक तरफ पश्चिमी देश रूस को घेरने की रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं रूस क्रिमिया ब्रिज पर हुए हमले के कसूरवारों को सजा देने की तैयारियों में जुटा है। रूस ने क्रिमिया ब्रिज पर हमले के लिए सीधे यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया और इससे जुड़े कई खुलासे भी किए। रूस ने दावा किया कि क्रिमिया ब्रिज पर हमला करने वाला ट्रक जॉर्जिया से आया था, जिसके बाद इसे यूक्रेन के ओडेसा से हमले के लिए भेजा गया। यही नहीं, रूस ने यह भी आरोप लगाया कि पूरी साजिश यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रची थी, जबकि यूक्रेनियन रक्षा मंत्रालय का एक सीनियर अधिकारी इस हमले का मास्टरमाइंड था। इस साजिश में रूस के 5 नागरिकों को भी शामिल किया गया था। यही नहीं, यूक्रेन के 3 और आर्मेनिया के नागरिक भी इसमें शामिल थे। रूस ने क्रिमिया ब्रिज पर हमले में शामिल आरोपियों की तस्वीर भी जारी की और दावा किया कि इनमें से कई आरोपियों को पकड़ लिया गया है। इसके साथ ही व्लादिमीर पुतिन अब पश्चिमी देशों को भी अपने टारगेट पर लेने लगे हैं। रूस पश्चिमी देशों की कंपनियों पर कार्रवाई कर रहा है। उसने अमेरिका की कई कंपनियों को आतंकवादी और चरमपंथी संगठनों की लिस्ट में डाल दिया है। हालांकि इसकी शुरुआत उसने मार्च में ही कर दी थी, जब पुतिन ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। रूस ने कहा था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जानबूझकर रूस को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन अब रूस ने अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी मीटा को आतंकवादी और चरमपंथी संगठनों की लिस्ट में डाल दिया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को आड़े हाथों लिया और कहा कि वैसे तो पुतिन परमाणु हमला शायद ही करेंगे, लेकिन उनका परमाणु हमले के बारे में बात करना गैर जिम्मेदाराना है। हालांकि अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो अमेरिका को पता है कि क्या करना है। इस बीच अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में एंटी रेडिएशन दवाओं की मांग भी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि ये दवाएं परमाणु हमले की स्थिति में लोगों को रेडिएशन से बचाने में कारगर हैं। इसके चलते 2 अक्टूबर को अमेरिकी सरकार ने 2389 करोड़ रुपए की आयोडीन दवा खरीदने का ऐलान किया, जबकि पोलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड और यूरोपियन यूनियन ने भी इन दवाओं को स्टॉक करने और इनके डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारियां शुरू कर दी। आपको बता दें कि पोटेशियम आयोडाइड दवा को ही आयोडीन दवा कहते हैं। इस दवा को 2 तत्वों पोटेशियम और आयोडीन को साथ मिलाकर बनाया जाता है। परमाणु हमले के बाद खतरनाक रसायनों से लोगों की जान बचाने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम आयोडाइड दवा घातक आयोडीन 131 को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। परमाणु विस्फोट के बाद I-131 अगर शरीर में प्रवेश कर भी जाए तो यह दवा थायराइड ग्लैंड में टिश्यूज को नहीं बनने देती। यही नहीं, आयोडीन 131 के शरीर में प्रवेश करते ही कई अंगों में ट्यूमर बनने लगते हैं, लेकिन यह दवा इस ट्यूमर को खत्म करने का भी काम करती है। और यही वजह है कि अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में इस दवा की मांग के साथ इसकी कीमत भी तेजी से बढ़ रही है। पोटेशियम आयोडाइड दवा की कीमत 100% से ज्यादा बढ़ गई है। यूरोप में अमेज़न की वेबसाइट पर 180 गोलियों वाली पोटेशियम आयोडाइड दवा की कीमत 5,771 रुपए में मिल रही है, जबकि पिछले साल इस वक्त ये दवा अमेज़न पर करीब 2400 रुपए में मिल रही थी। मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार सैफई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विपक्षी एकता की बात की, मुलायम की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर नमन भी किया और अखिलेश को गले लगाकर सांत्वना दी। नीतीश ने डिंपल समेत परिवार की अन्य महिलाओं का भी हाल जाना।
इस दौरान अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव और जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी भी मौजूद थे। इसके बाद नीतीश काफी देर तक अखिलेश, रामगोपाल यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बैठे रहे। दरअसल नीतीश मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे। उन्होंने फोन पर बात कर अखिलेश को सांत्वना दी थी। अब उन्होंने सैफई पहुंचकर नेताजी को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हुए एयर शो में वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अपनी ताकत दिखाई। इस एयर शो में फाइटर जेट, राफेल, जैगुआर और MiG-29 ने आसमान में उड़ान भरी। इसके अलावा लड़ाकू हेलीकॉप्टर चिनूक और अपाचे के भी करतब देखने को मिले। हालांकि राफेल विमान सबके आकर्षण का केंद्र रहा। आसमान में फाइटर जेट राफेल की गरज से पाकिस्तान और चीन दोनों ही दहल उठे। उधमपुर के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए इस एयर शो में राफेल के अलावा जैगुआर और MiG-29 समेत अलग अलग लड़ाकू विमानों ने रोमांचित करने वाले करतब दिखाए। इसके अलावा लड़ाकू हेलीकॉप्टर चिनूक और अपाचे ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और बताया कि क्यों ये युद्ध के हालात में काफी उपयोगी साबित होते हैं। एयर शो में एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाकर पाकिस्तान को दांत तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। उधमपुर के एयर शो में जहाज से जंप लगाकर 3 पैराग्लाइडर्स ने तिरंगे का फॉर्मेशन बनाया। तीनों पैराग्लाइडर्स ने आसमान में ऐसा संतुलन बनाया कि वहां तिरंगा लहरा गया, जिसे देखकर दर्शकों में रोमांच भर गया। पैराग्लाइडर्स के करतब देखकर हर किसी ने दांतों तले उंगली दबा ली। संतुलन इतना गजब था कि पहली नजर में लगा कि एक ही पैराग्लाइडर तिरंगे का फॉर्मेशन बना रहा है। आसमान में कुछ देर तक तिरंगा लहराने के बाद जब तीनों पैराग्लाइडर अलग हुए तब पता चला कि इस फॉर्मेशन को बनाने में कितनी मेहनत की गई। इस दौरान स्पेशल कमांडोज की ड्रिल भी देखने को मिली। ड्रिल में दिखा कि पैराट्रूपर्स रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर से जमीन पर उतरे और उन्होंने दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। वहीं केरल के पतनमथिट्टा जिले में एक घर के बाहर पुलिस जांच पड़ताल करती नजर आई। आरोप है कि एलंथूर गांव के इस घर में रहने वाले एक दंपत्ति ने 2 महिलाओं की बलि दे दी, जिसके बाद आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। हत्या में शामिल मानव तस्कर शफी को भी गिरफ्तार कर एर्नाकुलम के सेशन कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। इस घर में आरोपी भगवल सिंह और लैला मसाज सेंटर चलाते थे। अंधविश्वास के चक्कर में दोनों ने 2 महिलाओं को मारकर दफना दिया। इस दंपत्ति को भरोसा था कि वो मानव बलि देंगे तो उन्हें खूब सारा पैसा मिलेगा। कोची के पुलिस आयुक्त CH नागराजू ने कहा, हमें संदेह है कि एक अनुष्ठान के दौरान मानव बलि हुई है। इन महिलाओं का सिर काट दिया गया और उनके शरीर को पतनमथिट्टा के एलंथूर में दफनाया गया। दंपति एक वित्तीय संकट का सामना कर रहे थे और उन्होंने भगवान को खुश करने और संकट से बाहर आने के लिए महिलाओं की बलि देने का फैसला किया। दोनों महिलाएं एर्नाकुलम से लापता हो गई थी और शक है कि इन महिलाओं को शफी ने ही आरोपी दंपत्ति के पास पहुंचाया था। आरोपियों से पूछताछ के बाद केरल पुलिस ने जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दंपति ने बलि के बाद एक शव के 56 टुकड़े किए। इतना ही नहीं, दंपति ने पीड़ित के शरीर के टुकड़े को पकाकर भी खाया। दोनों महिलाओं की क्रूर तरीके से हत्या की गई। आरोपियों ने महिलाओं का पहले गला रेता और फिर उनके शरीर के टुकड़े किए। पीड़ितों के निजी अंगों में भी चोट लगी थी। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने सरकारी तेल कंपनियों को 2 साल से हो रहे घाटे की भरपाई के लिए 22,000 करोड़ रुपए की मदद का फैसला लिया है। तेल कंपनीज कोविड की वजह से बीते 2 वर्षों से घाटा सहते हुए LPG सिलेंडर बेच रही हैं। सरकार के इस फैसले से इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को फायदा होगा। सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 78 दिन का बोनस देने का ऐलान भी किया है। इस फैसले से रेलवे के 11,27,000 कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। इस बार 11,27,000 एम्प्लॉयज को 1,832 करोड़ रुपए का ये इंसेंटिव दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IMF और वर्ल्ड बैंक की बैठक को संबोधित किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IMF और वर्ल्ड बैंक की वार्षिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश के अगले साल के बजट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि साल 2023-24 का बजट ऐसा बनाया जाएगा जो विकास की रफ्तार को बरकरार रखेगा। जम्मू में 1 साल से ज्यादा समय से रह रहे लोग अब वोट डाल सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी तहसीलदारों को सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस और जांच के बाद लोगों को वोटर ID कार्ड देने का निर्देश दिया है।
फरीदाबाद में नगर निगम की बजाय ट्रैफिक पुलिस ने अपने कंधों पर सड़कों के गड्ढे भरने का जिम्मा उठा लिया है। एक मिसाल पेश करते हुए यहां अपने स्तर पर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ने सड़कों की मरम्मत की। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस टीम ने अवैध शराब को लेकर छापेमारी के दौरान हैंडपंप से शराब को बाहर निकाला। अवैध शराब से भरे ड्रमों को जमीन में खोदकर छुपाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने हैंडपंप की मदद से शराब को बाहर निकाला। रूस ने अमेरिकी टेक कंपनी और फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा को आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल किया है। रूसी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि मेटा प्लेटफॉर्म्स रूस के खिलाफ दुष्प्रचार फैला रहे हैं। उधर स्पेन के तोरेविएका में सड़क पर सैलाब आ गया, जिसमें दुकानों में रखे टेबल चेयर बहते दिखाई दिए। स्पेन के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई और देखते ही देखते तोरेविएका शहर की सड़कें जैसे किसी दरिया में बदल गई। शहर में सड़कों के किनारे कैफे और रेस्टोरेंट का जो कुछ सामान था वो सब पानी में बहने लगा। लोग तेज बहाव में बहते सामान को बचाते हुए भी दिखाई दिए। लगातार हुई तेज बारिश के बाद स्पेन के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। सड़कों पर पानी भरा है, लिहाजा गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो गया है। दक्षिणी स्पेन में मौसम की मार से तोरेविएका शहर सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ चित्रकूट के ग्रामोदय मेले में एक भैंसा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस भैंसे की कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रदर्शनी में मौजूद गोलू 2 नाम के इस भैंसे को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ये भैंसा पानीपत हरियाणा के पद्मश्री से सम्मानित किसान नरेंद्र सिंह का है। नरेंद्र सिंह ने बताया कि ये शुद्ध मुर्रा प्रजाति का भैंसा है। 4.5 साल के इस भैंसे का वजन करीब 1.5 टन है। गोलू हर दिन अपनी डाइट में 30 किलो चारा, 7 किलो गेहूं चना और 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर खाता है। नरेंद्र सिंह के मुताबिक इसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आंकी गई है, लेकिन वो इसे बेचना नहीं चाहते। नवरात्र के साथ ही त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और ये सीजन देश की कार कंपनीज के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। फाडा यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक नवरात्रि और दशहरा के दौरान 10 दिनों में देश भर में करीब 5,40,000 गाड़ियां बिकी हैं। गाड़ियों की बिक्री का ये आंकड़ा कोविड से पहले यानी 2019 के मुकाबले करीब 57% ज्यादा है। 26 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच देश में 3,69,020 दोपहिया गाड़ियां बिकी, जबकि 2019 में 3,55,851 दोपहिया गाड़ियां बिकी थी। नवरात्रि और दशहरा में 1,10,521 कार और एसयूवी बिकी, जबकि वर्ष 2019 में इसी दौरान 69,657 कार और एसयूवीज बिकी थी। इन 10 दिनों में 22,437 कमर्शियल व्हीकल बिके, जबकि 2019 की अगर बात करें तो तब 16,365 कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री हुई थी। रूसी सेना के हमलों के बाद यूक्रेन में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में रूस के मिसाइल हमलों के बाद रेस्क्यू का काम जारी है। कई इमारतों पर हुई मिसाइल हमलों के बाद रेस्क्यू टीम लोगों को मलबे से निकाल रही है। बीते दिन ज़ैपोरिज़िया में 15 धमाके हुए थे। क्रीमिया ब्रिज पर हुए हमले का बदला लेते हुए रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 7 शहरों पर हमला कर रही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी हमलों में अब तक 19 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 105 से ज्यादा नागरिक घायल हो गए हैं। यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए ऑस्ट्रेलिया अपने सैनिकों को यूक्रेन भेज सकता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने एक बयान में बताया कि सैनिकों को यूक्रेन भेजने पर विचार किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में यूक्रेन के समर्थन में लोगों ने रैली निकाली। सिडनी की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतरे और रूस को आतंकवादी देश बताते हुए जमकर नारेबाजी की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में हजारों लोग सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतरे। ये प्रदर्शन स्कूली बच्चों पर हमले के बाद हुआ, जिसके लिए हजारों की संख्या में स्वात के लोग प्रदर्शन करने के लिए घरों से बाहर निकले। प्रदर्शनकारी आतंकवाद से आजादी और इंसाफ के लिए नारे लगा रहे थे। ये प्रदर्शन 40 घंटों तक चला। इस दौरान कई इलाकों में ट्रैफिक जाम रहा। प्रदर्शन की शुरुआत सोमवार को गुलीबाग इलाके में स्कूली बच्चों को ले जा रही एक वैन पर फायरिंग के बाद हुई। इस हमले में 2 स्टूडेंट घायल हो गए, जबकि हमलावर फरार हो गए। हमले में वैन के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद वैन ड्राइवर का शव लेकर परिवार और इलाके के लोग प्रदर्शन करने उतरे।
हमलावर की गिरफ्तारी और हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। प्रशासन से भरोसा मिलने के बाद लोगों ने ये प्रदर्शन खत्म किया। स्वात में ये विरोध प्रदर्शन तब हुआ जब नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजाई मंगलवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पाकिस्तान पहुंची। स्वात के इस प्रदर्शन में स्कूली बच्चे और कई राजनीतिक पार्टियों के लोग भी सड़कों पर उतरे। गुलीबाग में स्कूली बच्चों पर हमले के लिए प्रदर्शनकारियों ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, जिस वजह से कई स्कूलों के बच्चों ने टीटीपी और आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल बच्चे स्कूल ड्रेस में थे और उनके हाथ में आतंकवाद के खिलाफ स्लोगन था। कुछ स्कूली बच्चे स्वात में शांति की अपील कर रहे थे। खैबर पख्तूनवा प्रांत में हाल के दिनों में आतंकवाद की घटना बढ़ने के बाद राजनीतिक पार्टियों का गुस्सा टीटीपी के खिलाफ दिखा और आज हालात इस नहज तक पहुंच गए हैं कि टीटीपी ने पूरे पख्तूनख्वा में शेडो गवर्नर्स का ऐलान भी कर दिया है। प्रदर्शन के दौरान शहबाज शरीफ सरकार और प्रांत के सीएम के खिलाफ भी गुस्सा दिखा। वोट लोगों ने मुझे दिया था, सूबे में हुकूमत मेरी है, लेकिन होता क्या है, मेरे फैसले आप करते हो, तुम कौन होते हो मेरे फैसले करने वाले। प्रदर्शन के दौरान स्वात के लोगों ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर तय समय में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो इस्लामाबाद मार्च करेंगे। अब जम्मू में 1 साल या उससे ज्यादा समय से रहने वाले बाहरी लोगों को भी वोट डालने का हक मिलेगा। एक दिन पहले आए डिप्टी कमिश्नर के इस आदेश के बाद सियासी गलियारे में खलबली मच गई और केंद्र सरकार का विरोध करने वाले ज्यादातर सियासी दलों ने इस फैसले के विरोध में हल्ला बोल दिया। बिल्कुल ये मतलब है कि जो वोटर है जम्मू कश्मीर का, उसके वोट की कीमत को खत्म कर देना। वोटर को मत यहाँ रजिस्टर कीजिए, ये जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा नहीं होगा। असल में जम्मू के डिप्टी कमिश्नर ने जो आदेश जारी किया उसमें कहा गया है कि जो लोग जम्मू में 1 साल या इससे ज्यादा वक्त से रह रहे हैं वो वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। विरोधी दलों के नेता जम्मू के डिप्टी कमिश्नर के आदेश में मोदी सरकार का एजेंडा देख रहे हैं और उनका दावा है कि ऐसा कर बीजेपी जम्मू में 25 लाख नए मतदाताओं को जोड़ना चाह रही है। कांग्रेस छोड़कर राज्य में नई पार्टी DAP बनाने वाले गुलाम नबी आजाद को भी ये फैसला रास नहीं आया। नॉन रेजिडेंट का वोटर बनाना उसका तो हमेशा विरोध रहेगा और विरोध था, लेकिन बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया। पोजीशन शोर मचा रही है। मुझे लगता है कि भारत में जो कानून लागू है वही जम्मू कश्मीर में क्यों ना हो। नए मतदाताओं को जोड़ने वाले इस फैसले पर क्षेत्रीय दलों का विरोध और तेज हो सकता है, लेकिन असलियत ये भी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने ऐसे संकेत पहले ही दे दिए थे। एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट कर दुनिया को दहशत में लाने वाले किम जोंग उन का किसान अवतार आजकल सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल किम जोंग ने 280 हेक्टेयर जमीन पर हल चलवा दिए, जहां वो ऑटोमेटिक और मॉडर्न टेक्निक से सब्जियां उगाना चाहते हैं। वहीं हांगकांग में नीलाम हुए एक बेशकीमती हीरे ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जानकारी के मुताबिक विलियमसन पिंक स्टार नाम का ये पिंक डायमंड करीब $500 लाख यानी 413 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ है। ये पिंक डायमंड सिर्फ 11.15 कैरेट का है, यानी इसकी प्रति कैरेट कीमत 37 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसीलिए प्रति कैरेट कीमत के हिसाब से इसे दुनिया का सबसे महंगा हीरा कहा जा रहा है। इस हीरे की नीलामी दुनिया के जाने माने ऑक्शन हाउस सूथबीज ने की है। नीलामी से पहले इसके 170 करोड़ रुपए के आसपास बिकने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन नीलामी में 2.5 गुना ज्यादा की बोली लगी। ये पिंक डायमंड तंजानिया की विलियमसन हीरा खदान से निकाला गया था और तब ये हीरा 32 कैरेट का था। दुनिया का सबसे महंगा हीरा CTF पिंक स्टार है। करीब 60 कैरेट का ये हीरा 2017 में करीब 600 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ था। वहीं मुंबई के पास कल्याण में एक बस में अचानक आग लग गई, लेकिन वक्त रहते बस में सवार सभी 29 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। ये घटना मंचर भीमाशंकर मार्ग पर घोड़े गांव के पास शिंदेवाड़ी में हुई।
और चलती बस अचानक लपलपाती आग की लपटों से घिर गई। बताया गया कि जैसे ही ड्राइवर को आग लगने की भनक लगी, उसने बस को सड़क के किनारे रोक दिया। यात्रियों के उतरते ही बस धू-धू कर जल पड़ी। इस दौरान कुछ लोग सड़क से सावधानी से गुजरते दिखे, जबकि मौके पर मौजूद लोगों में से कुछ ने हादसे का वीडियो बना लिया। अब तक आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। और वहीं यूपी के बहराइच में एक स्कूल का झूला टूट गया। यूपी के बहराइच में स्कूल में झूला झूलते समय अचानक झूला गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद एसपी प्रवक्ता आईपी सिंह ने नेताजी को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सैफई पहुंचकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम नीतीश ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल के दौरान एक युवक की मौत हो गई। खेल में पटकने के बाद युवक बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। और उत्तराखंड के बीजेपी विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत पर हिंदू देवी देवताओं के बारे में विवादास्पद बयान देने का आरोप लगा है। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर हुए एक कार्यक्रम का है, बालिकाओं के लिए, जिसमें उन्होंने महिला सशक्तिकरण के पक्ष में बात करते हुए बच्चियों को भी सम्मान देने की बात तो कही, लेकिन जुबान में कथनी और करनी का फर्क भी फौरन बता दिया। उनके अमर्यादित बयान की एक झलक आप भी सुनिए, जिस पर लोग ठहाके लगाते दिखे। विद्या मांगो तो सरस्वती को, बल मांगो, शक्ति मांगो तो दुर्गा को, यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो और धन मांगो तो लक्ष्मी। इरादे कैसे भी रहे हो, मकसद जो भी रहा हो, लेकिन संदेश देने के इस तरीके को सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन बंशीधर भगत तो मंच, माइक और सुनने वालों की भीड़ देखकर यही नहीं रुके और भगवान शिव और विष्णु के बारे में भी टिप्पणी कर बैठे। आदमी के पास है क्या, एक शिव जी है, वो पहाड़ में पड़े हुए हैं, लड़का कपड़े को पहने, ऊपर से सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बरखा से अंडे में घूमे, और एक विष्णु भगवान है समुद्र की गहराई में छिपे हुए। दोनों की आपस में विचारों की बात भी नहीं हो सकती। अब इन दो उदाहरणों के बाद महिलाओं को सबल बनाने को जोड़ने का पैंतरा भी वो नहीं भूले। तो महिला सशक्तिकरण तो पर्वत पहाड़ पूर्व से ही भगवान ने कहा। बंशीधर भगत का ये अंदाज और ये विवाद अब सोशल मीडिया पर वायरल है। यूपी के जौनपुर में रामलीला मंचन के दौरान भगवान शिव की भूमिका निभा रहे कलाकार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सोमवार की रात जौनपुर के मछली शहर में दर्शक रामलीला का लुत्फ उठा रहे थे और मंच पर भगवान शिव की आरती उतारी जा रही थी। भगवान शिव का किरदार निभा रहे राम प्रसाद उर्फ छब्बन पांडे हाथ में त्रिशूल लिए खड़े थे। पंडित आरती उतार रहा था और भक्तों का किरदार निभा रहे कलाकार हाथ जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में आरती के बोलों पर साथ निभा रहे थे। आरती खत्म होने ही वाली थी कि अचानक शिव का किरदार निभा रहे छब्बन पांडे डगमगाए और वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो पीछे धड़ाम से गिर पड़े। छब्बन पांडे के गिरते ही मंच पर हड़कंप मच गया। भक्त बनकर लाइन में बैठे कलाकार हरकत में आए और एक व्यक्ति ने पंडित की भूमिका निभाने वाले को वहां से हट जाने को कहा और सब मदद के लिए तेजी से आगे बढ़े। बताया गया कि छब्बन पांडे को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पब्लिक यहाँ पर जो थे भाई बंधुओं सब लेकर उनको लेके भागे मछली शहर डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उनको जवाब मृत्यु घोषित कर दिया। छब्बन पांडे रामलीला में बीते 5 साल से भगवान शिव का किरदार निभा रहे थे। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और दूसरे पक्षकारों को नोटिस देकर सुनवाई 14 नवंबर तक टाल दी है। अब सभी पक्षकारों को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करना है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को 31 अक्टूबर को हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। केंद्र के हलफनामा दाखिल करने के 1 हफ्ते बाद याचिकाकर्ता और जामियात उलेमाए हिंद भी इस मामले में जवाब दाखिल करेंगे। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट केंद्र के रुख से नाराज दिखा। जस्टिस यूयू ललित ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि काफी पहले की नोटिस पर अब तक कोई जवाब क्यों नहीं दिया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो तय समय में जवाब दाखिल कर देंगे।
पेरिस के पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लाइन दिखी। ऐसा फ्रांस के कई बड़ी रिफाइनरीज के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की वजह से हुआ। ये हड़ताल 1 हफ्ते से चल रही है। इस वजह से फ्रांस की करीब 60% रिफाइनरियों में काम बंद हो गया और पेट्रोल पंप पर तेल सप्लाई बाधित हुई। La situation est très mauvaise, catastrophique. Si ça continue comme ça, tout le monde va se mettre en grève parce que ils nous font chier, on peut pas rouler parce qu'il manque de gasoil. लोगों को गैस, पेट्रोल, डीजल लेने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ा। पेट्रोल पंप के आगे गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। 1 heure pour faire 15 € d'essence. Et là, ils distribuent que 30 litres par 30 litres. Donc, देश के 30% गैस स्टेशनों में ईंधन खत्म होने के बाद फ्रांस सरकार एक्शन में दिखी। पीएम एलिजाबेथ बोर्न ने अधिकारियों को देश भर के सर्विस स्टेशनों पर ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को बुलाने को कहा। Chez Total, les syndicats réformistes ont appelé à l'ouverture de négociations. La direction a répondu favorablement. रिफाइनरीज के कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। वहीं अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तान अष्टम उरांव के माता पिता मजदूरी करते नजर आए। दोनों अष्टम उरांव के नाम पर ही बन रही एक सड़क पर काम करते दिखे, जबकि उनकी बेटी भुवनेश्वर में देश की अंडर 17 टीम की अगुवाई कर रही थी। अमेरिका के खिलाफ पहले मैच में मैदान पर उतरी थी। अष्टम की कामयाबी पर भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम से झारखंड तक जश्न का माहौल था, लेकिन उसी वक्त माता पिता बेटी के नाम से ही बन रही सड़क पर मजदूरी कर रहे थे। दरअसल अष्टम के गांव तक सड़क नहीं थी। अष्टम जब कैप्टन बनाए गए तो झारखंड सरकार ने उनके सम्मान में सड़क बनाने का ऐलान किया। काम शुरू हुआ तो गांव वाले भी खुश हुए, लेकिन अब अष्टम के माता पिता महज 250 रुपए की दिहाड़ी के लिए उसी सड़क पर बालू ढो रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। को तो काम करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो बच्चों को हम लोग छुट्टी नहीं कर पाते हैं, जिस कारण हम लोग कहीं भी काम मिलते हैं तो हम लोग काम में चले जाते हैं। भारतीय अंडर 17 फुटबॉल टीम की कप्तान के माता पिता के मजदूरी करने की खबर जब फैली तो प्रशासन नींद से जागा। आनन फानन में अष्टम के घर प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए और घर में टीवी का इंतजाम किया गया ताकि परिवार वाले अपनी बेटी का मैच देख सकें। प्रशासन ने अष्टम के सम्मान में एक स्टेडियम भी बनाने का ऐलान किया। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक अष्टम के परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। हम लोग धीरे धीरे सारे काम को कर ही रहे हैं और बाकी जो भी योजना है जिसमें हमारी लगातार बातें होती है मुखिया जी से भी, वो भी एक्टिव होकर इसमें काम कर रहे हैं। दरअसल अष्टम उरांव ने गरीबी और संघर्ष से निकलकर भारतीय टीम की कमान संभाली है। जंगल और पहाड़ के बीच बसे इस गांव में रहने वाले अष्टम के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है। परिवार जिस कच्चे मकान में रहता है वो भी जर्जर स्थिति में है। अष्टम की मां तारा देवी ने कहा कि बेटी को भात और बोथा साग खिलाकर बड़ा किया है, जब नौकरी करने लगेगी तो काम छोड़ देंगे। बहुत दिन पढ़ा ली लिखा ली एकदम हर मजूरा करके साग भात खियाए के तिसल। फिलहाल बेटी की कामयाबी से परिवार काफी खुश है और पूरे गांव में जश्न का माहौल है। वहीं यूपी के बहराइच में 95 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यूपी के बहराइच में भारी बारिश के बाद 95 गांवों पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घर पानी में पूरी तरह डूब गए हैं। वहीं हालातों का संज्ञान लेते हुए स्थानीय प्रशासन लोगों तक खाना पहुंचा रहा है। यूपी के सिद्धार्थनगर में बाढ़ के तेज बहाव में एक ही परिवार के 4 लोग बह गए। हादसे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक अपनी पत्नी और बच्चों को रिक्शा में बैठाकर पानी के बीच से गुजरने की कोशिश कर रहा है। बेंगलुरु में अवैध निर्माण हटाने जब एक पति पत्नी के घर बुलडोजर पहुंचा तो दोनों अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगाने की धमकी देने लगे। काफी देर तक चले इस ड्रामे के बाद पुलिस ने आकर दंपत्ति को हटाया। आंध्र प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण अब बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अनंतपुर में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से कई जगह बांध पर दबाव बढ़ गया है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने बांध को बचाने का काम शुरू कर दिया है। और मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस वाले हैंडपंप चलाते दिखे। गुना में पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर कई जगहों पर छापे भी मारे। इसी सिलसिले में पुलिस वाले भानपुरा इलाके में भी छापा मारने पहुंचे, जहां उन्हें एक खेत के बीच मिट्टी के नीचे रखी टंकी मिली। पुलिस ने जब इस टंकी के ऊपर लगे हैंडपंप को चलाया तो उससे शराब निकली। छापे के दौरान पुलिस ने खेतों में छिपाए गए शराब के कई गैलन बरामद किए। अवैध शराब के मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।
अब पोर्चुगल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक नया इतिहास रच दिया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। सोमवार को प्रीमियर लीग के एक मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए एवर्टन क्लब के खिलाफ गोल दागकर ये उपलब्धि उन्होंने हासिल की। वर्ष 2002 में पेशेवर फुटबॉल में उतरने के 20 साल बाद रोनाल्डो ने ये मुकाम हासिल किया है। रोनाल्डो ने शुरुआती दौर में पोर्चुगल के स्पोर्टिंग सीपी की तरफ से खेलते हुए 5 गोल दागे थे। इसके बाद रियल मैड्रिड की तरफ से खेलते हुए रोनाल्डो ने सबसे ज्यादा 450 गोल दागे। रोनाल्डो ने सबसे ज्यादा मैच भी इसी टीम के लिए खेले हैं। रियल मैड्रिड के बाद यूवेंटस के लिए खेलते हुए रोनाल्डो ने 101 गोल दागे और अब अपनी मौजूदा टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए वो 144 गोल दाग चुके हैं। अगर क्लब और देश दोनों को जोड़कर देखें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 817 गोल के साथ सबसे ऊपर है। क्लब और कंट्री गोल के मामले में दूसरे नंबर पर है चेकोस्लोवाकिया के जोसेफ बिकिन, जिन्होंने 805 गोल दागे हैं और तीसरे नंबर पर है अर्जेंटीना के लायनल मेसी, जो क्लब और कंट्री के लिए 780 गोल दाग चुके हैं। यहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने मेहसाणा और द्वारका में बीजेपी की गुजरात गौरव यात्राओं को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने तंज कसा कि जब बबूल के पेड़ लगाएंगे तो आम कहां से होगा। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहां से होगा। ये बबूल को लगाने वाले लोग तो थे ये कांग्रेस पार्टी ने क्या किया सालों का। बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर विकास योजनाओं में रोड़ा अटकाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसीलिए कांग्रेस आज अटकी, लटकी और भटकी हुई है। भाई को भाई से लड़ाया, इलाके को इलाके से लड़ाया, जहां पानी चाहिए था वहां पानी नहीं दिया, जो विकास की यात्रा चलानी थी उसमें अटकाया, भटकाया, लटकाया। अब ये दीगर बात है कि खुद भी अटके हुए हैं, लटके हुए हैं और भटके हुए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी गुजरात में 5 गौरव यात्राएं निकालेगी। राज्य की अलग अलग जगहों से शुरू होने वाली यात्राएं 144 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगी। यात्रा का उद्देश्य राज्य सरकार की नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाना है। और अब देखिए सोशल मीडिया पर एडवेंचर स्पोर्ट्स के कुछ वीडियोस जो तेजी से वायरल हो रहे हैं। अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स और रोमांच के शौकीन हैं तो ये पुल शायद आपके लिए ही बनाया गया है। इस वीडियो को स्विट्जरलैंड का बताया जा रहा है। इस हवा में लटके पुल को पार करने की जिद लिए हर साल कई लोग आते हैं। इंसानों के साथ साथ शायद जानवरों को भी एडवेंचर स्पोर्ट्स काफी पसंद है। तभी देखिए कैसे ये डॉग पहाड़ों की ऊंचाइयों में अपने मालिक के साथ पैराग्लाइडिंग कर रहा है। डॉग डरने के बजाय हवाओं के मजे ले रहा है। चलती साइकिल से पहिया निकल गया तो ये लड़का स्टंट दिखाने लगा। साइकिल से एक पहिया निकल जाने के बाद भी इसका बैलेंस इतना जबरदस्त है कि वो साइकिल और अपने आप को संभाल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो हर किसी को एक ही कहावत की याद दिला रहा है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस वीडियो में नौका भी है और इस शख्स की जी जान मेहनत और कोशिश भी है।